अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है, क्यों? क्योंकि इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है कई बार। तो देखो क्या है, टॉपिक का नाम है, फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। अगर चार्ज 1 से 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो वहाँ पर हम कूलम्ब्स लॉ कैसे लगाते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट होता है, वो चीज़ सीखते हैं। क्योंकि हमको पता है कि भैया जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या करता है, फोर्स लगाता है। जैसे हमारा एक चार्ज है, जिसका नाम है Q1 और एक दूसरा चार्ज है, इसका नाम है Q2। तो अगर 2 चार्जेज़ है, तो हमको सिंपल सिंपल सा पता है, अगर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। अगर ये दोनों नेगेटिव होते हैं, तब भी रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। अगर ये दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं, तब ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। और इन दोनों का जो फोर्स लगाने का तरीका है, जो फॉर्मूला है, वो क्या है? F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बट क्वेश्चन अब यहाँ तक नहीं रहा। अब क्वेश्चन ने बोला कि अगर आपके पास ये 2 चार्ज के अलावा कोई तीसरा चार्ज इधर है, तो आप बताइए इस Q1 पर क्या असर पड़ेगा Q2 के द्वारा, Q3 के द्वारा? अगर माने पर 14 चार्ज हुआ तो Q4 की Q मतलब Q4 की वजह से Q1 पर क्या असर पड़ेगा? अगर पांचवा चार्ज भी दे रखा है, छठा चार्ज भी दे रखा है, या n नंबर ऑफ चार्जेस दे रखा है, यानी कि 2 चार्ज से हट के इससे ज्यादा चार्जेस दिया हो, तो आपको बताना है कि वहां पर इस Q1 पर कितना फोर्स लगेगा, वो निकालना है। तो टॉपिक का नाम समझ में आया क्या? फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। तो इससे पहले आप एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ लीजिएगा। अगर ये टॉपिक नहीं भी आता है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं भी आएगा, तो जब एंड ऑफ द डेरिवेशन, जब हम डेरिवेशन कंप्लीट कर चुके होंगे, तब आपको लास्ट में ये पूरा कॉन्सेप्ट अपने आप आ जाएगा, क्योंकि पूरी कहानी उसी के बिहाफ पर है। बट अगर स्टार्टिंग में नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है। तो देखो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। Force on any charge due to a number of other charge is the vector sum of the vector sum of all the forces on that charges due to the other charges taken one at a time. The individual forces are unaffected due to the presence of the other charges. This is term as called the principle of superposition. यहाँ पर मेरे को लिखना था principle of superposition, POS, principle of superposition। कहता क्या? फोर्स ऑन एनी चार्जेस ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस। लेट अस सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q1, एक स्पेस में चार्ज है जिसका नाम क्या है Q1। एक दूसरा चार्ज है जिसका नाम है Q2। तो हम जानते हैं जो Q2 फोर्स डालेगा Q1 पर, वो इधर की तरफ डालेगा, जिसका नाम होगा F12। राइट और रॉन्ग है? ये ओरिजन है, 3D में ये ओरिजन है, ठीक है। और यहाँ पर एक चार्ज है जिसका नाम है Q3। तो वो किधर की तरफ डालेगा? ऊपर की तरफ फोर्स डालेगा। ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ मैं, ध्यान दे रहा। तो जो इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है, वो तो हमको पता इधर है, इसके मिड में। बट वो बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ये हम चलो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हमारा इस Q1 पे, यानी कि जो Q1 पर जो फोर्स लग रहा है उसको F1 बोल देते हैं। जो लग रहा है वो कितना होगा? इधर के डायरेक्शन में। क्लियर है? अब इसने बोला फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम, यानी कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर है? F1 जो मेरा बराबर होगा वो वेक्टर सम हो किसके? F12 के प्लस का F इधर की तरफ लग रहा होगा तो ये F13 कहलाएगा। F13 के ये वेक्टर सम के बराबर होगा। और एक और चीज इसने बोली, द इंडिविजुअल फोर्स आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। यानी कि मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि Q1 पर फोर्स लग रहा है Q3 के द्वारा, ठीक है, हाँ बिल्कुल लग रहा है, तो ये उधर की तरफ भागा। अब Q2 भी फोर्स लग रहा है तो इधर भागा। बट Q, या मैं बोलूं Q1 पर फोर्स लग रहा है Q2 के द्वारा, सुनना ध्यान से। Q1 पर फोर्स लग रहा है Q2 के द्वारा, या मैं ये बोलूं Q1 पर लग रहा है, Q1 पर फोर्स लग रहा है किसके द्वारा? Q2 के द्वारा। अब Q2 जब फोर्स लगा रहा है, अब उसके साथ एक तीसरा चार्ज लेके आए, तो कहता क्या है? Q Q3 के आने पर, Q3 के आने पर Q2 फोर्स लगाना कम नहीं करेगा, वो उतना का उतना ही फोर्स लगाएगा। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स कुछ और होगा, बात अलग है। बट Q3 के आने से ड्यू टू द कम जब Q3 आ जाएगा, तो Q2 को इफेक्ट नहीं होगा, Q2 अब भी उतना ही फोर्स लगाएगा।
द इंडिविजुअल फोर्स आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस। इस बात को मतलब समझ में आया? कई बार इसको रट लेते हैं बच्चे, बस मतलब नहीं आता। देखो Q1 पर कौन फोर्स लगा रहा है? Q2 लगा रहा है। अब जब Q3 आ जाएगा तो Q1 तो सॉरी Q2 तो उतना ही फोर्स लगाएगा ना Q1 पर। Q3 के आने पर Q2 तो उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये चार्ज हमने दो के केस में देख लिया। अगर चौथा होगा, मान लो चौथा, तो एक मान लो इधर की तरफ भेज रहा है, इसका नाम है मैं F14 बोल देता हूँ। अब Q2 Q4 के आने पर Q2 और Q3 इस पे उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना पहले लगा रहे थे, चेंज नहीं होगा, उतना का उतना ही लगाएंगे। क्लियर है कि नहीं कॉन्सेप्ट? चलो, तो अभी हम एक यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है बेटा, कि क्या है कि अगर मान लेते हैं एक चार्ज है, इसका नाम है Q1, गॉट। अब Q1 पर देखो फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा? Q2 के द्वारा लग रहा है। तो Q2 के ये Q1 है और ये Q2 है। तो देखो ये Q1 है मेरा और ये यहाँ पर Q2 है। तो Q1 Q2 अपोजिट वे में फोर्स लगेगा तो इधर की तरफ भागेगा। तो F इसने यहाँ पर 2-1 कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 भी कह सकते हैं। अब फिर दूसरी तरफ देखो Q3 दिख रहा है, Q3 और Q1, तो इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, 3-1 कह दिया। Q4 की तरफ F4-1 कह दिया और डॉट पे Q5 से ये F5-1 बोल दिया, यानी कि अपने डायरेक्शन। बट रिजल्टेंट फोर्स कुछ और निकल रहा है। बट इसके आने पर इन पे कोई असर नहीं पड़ा, इनके आने पे इन पे कोई असर नहीं पड़ा। तो ऐसे अगर मल्टीपल चार्जेस हैं तो क्या अगर मल्टीपल चार्जेस आने पर Q1 का रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा वो हम सीखते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या कहना चाह रहा है? चलो, तो सबसे लिखते हैं, लेट अस कंसिडर, बहुत ध्यान से समझना, लेट अस कंसिडर n number of charges। क्या? let us consider the n number of charges, जिसका नाम है Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं द फोर्स एक्सपीरियंस। कि देखो 12th का बेटा बोर्ड है, 12th बोर्ड है, तो थियोरेटिकल तो आपको पता होना चाहिए ना किस तरह प्रेजेंटेशन करी जाती है। इसलिए आपको प्रॉपर वे में सही गाइडेंस के साथ मैं लिखने का तरीका आपको बता रहा हूँ बोर्ड में कैसे करना होगा। ठीक है, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q1 किसकी वजह से? Q2 की वजह से। तो कितना होगा बेटा? F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R²। इसको इक्वेशन 1 बोल देना। क्या है कि मान लेते हैं एक हमारा इधर इधर लिख देता हूँ, एक चार्ज है जिसका नाम है इधर बेटा Q1। ठीक है, और दूसरा चार्ज है यहाँ पर मेरा Q2। अब Q1 पर फोर्स लग रहा है किसकी वजह से? Q2 की वजह से। द फोर्स एक्सपीरियंस Q1 किसकी वजह से लग रहा है? Q2 की वजह से। तो किधर लगेगा बेटा? इधर की तरफ लगेगा। गॉटेड? हाँ है ना? मैं इसको इधर की तरफ लगेगा तो क्या बोलेंगे इसको? F12 बोलेंगे। याद रखना F12 ही बोलेंगे, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं आया? और इसका ये ओरिजिन है हमारा, O इज ओरिजिन। तो यहाँ से हम इसको क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। ठीक है, इधर वाले डायरेक्शन को हम R2 बोल देते हैं। ठीक है, और इधर वाले के डायरेक्शन को हम सॉरी ये हम बोल देते हैं R12। पता ना, वेक्टर्स हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, दिस इज अ चार्ज। ठीक है, तो इधर की तरफ हम गए तो R2 वेक्टर, इधर की तरफ गए तो R1 वेक्टर, और R2 से Q2 से हम Q1 की तरफ जा रहे हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या होगा? हम किस पे जा रहे हैं? चार्ज 1 पे जा रहे हैं। चार्ज 1 पर जा रहे हैं किसकी वजह से? फायदा R2 की वजह से। समझ में आया कि नहीं? अब इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट देखो बेटा, तो यहाँ पर अब मैं सेकंड स्टेटमेंट लिखता हूँ सिमिलर वे में। द फोर्स एक्सपीरियंस द फोर्स एक्सपीरियंस Q1 ड्यू टू Q3। अब एक और चार्ज लेके आ गए, तो एक और चार्ज लाने की वजह से तो क्या होगा? K Q1 Q3 अपॉन में R²।
अब बेटा जिधर ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास एक चार्ज है जो कि इधर है, किधर है, इधर की तरफ है, दैट इज Q3। तो जब Q3 फोर्स किधर की तरफ लगाएगा, ऊपर की तरफ लगाएगा। Q3 किधर की तरफ लगाएगा बेटा, ऊपर की तरफ। इधर ऐसे ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम F13, इधर की तरफ ऐसे फोर्स लग रहा है, दैट इज F13। और डायरेक्शन में देखो, इसको खेल देखो तो कैसे होगा। ये R3, और Q3 से हम Q1 की तरफ जा रहे हैं, दैट इज R13। ये नाम तो पता चल गया होगा, फाइनल माइनस का इनिशियल करना होता है डायरेक्शन केस। अब Q1 पर फोर्स लगा है Q2 की वजह से, तो उसने इधर ढकेला। Q1 पर फोर्स लगा है Q3 की वजह से, तो उसने इधर ढकेला। बट रिजल्टेंट इधर ना इधर होके रिजल्टेंट बीच में जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर सम। अपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ा होगा ना। अगर कोई बंदा इधर से खींचे एक बंदे को, एक इधर से खींचे, एक तुम यहाँ पर खड़े हो, लेट अस सपोज यू आर स्टैंडिंग एट हियर, ठीक है, और आपको कोई इधर से खींचे और कोई इधर से खींचे, तो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं बीच में जाओगे कि नहीं जाओगे, इधर ही खिसक के तो वही इधर ही जाओगे। हाँ, तो रिजल्टेंट क्या है, बीच में आ गया। Q1 पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर F1 बोल देंगे। फोर्स रिजल्टेंट Q1 पर किधर लग रहा है, इधर की तरफ। आया कि नहीं कॉन्सेप्ट समझ में? ठीक है, अब ये सेकंड हो गया। तो अब लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2। ठीक, क्या लिखना, इक्वेशन 1 + 2, या मैं इसके साथ ये भी लिख रहा, द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय, ऐसे लिख सकता हूँ, द टोटल फोर्स experience, the total force experienced by the charges Q1 due to Q2 and Q3 respectively। तो क्या होगा बेटा, F1 किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू F12 प्लस का F13, यानी कि इन दोनों का एडिशन के बराबर हो। गॉट इट? तो बेटा F1 क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। और इसमें डायरेक्शन का खेल भी है बेटा, यहाँ पर मैं डायरेक्शन लिखना ध्यान नहीं रहा मेरे को, क्योंकि हमको वेक्टर क्वांटिटी में लिखना है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, ये R12 का कैप और ये R13 का कैप, ध्यान देना इस चीज को। तो R12 का कैप प्लस K Q1 Q3 अपॉन में R। अब एक चीज मैं बताऊं, देखो यहाँ पर डायरेक्शन है, मैं थोड़ा सा एक और डायरेक्शन में लिखना ध्यान नहीं रहा था मेरे को। तो यहाँ पर जो मैं डायरेक्शन लिखूंगा इसकी, तो नीचे क्या लिखूंगा बेटा, 1 2, क्या लिखूंगा, 1 2, और यहाँ पर लिखूंगा 1 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है, नीचे लिखना है 1 2, और यहाँ पर 1 3 का स्क्वायर। ये बात समझ में आएगी नहीं? अब आप सिंपल सिंपल से वेक्टर का अब देखो कॉमन क्या दिख रहा है इसमें बेटा आपको, तो कॉमन क्या दिख रहा है मेरे को, के दिख रहा है बेटा, निकाल लो। Q1 दिख रहा है, निकाल लीजिएगा। बचा क्या बेटा, Q2 बचा यहाँ पर। नीचे क्या बचा बेटा, R12 और R12 का कैप। आया समझ में? फिर क्या बचा बेटा, Q3 बचा, और R13 का स्क्वायर और R13 का कैप। बात समझ में आई कि नहीं? तो अब देखो दो चार्जेस का हमने निकाल लिया, बहुत ही सिंपल सा, मतलब कोई टफ पार्ट नहीं है। मैं अगर थोड़ा सा दोबारा अगर वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो दो चार्जेस का तो देख लिया हमने। अगर यहाँ पर मैं बोलूं, इफ द फोर्स एक्सपीरियंस, यहाँ पर लिखता हूँ स्टेटमेंट में, इफ द फोर्स एक्सपीरियंस द चार्ज Q1 due to the multiple charges
ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस Q2, Q3 dot Qn respectively. Got it? So what you have to do, तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा F1 किसके बराबर हो जाएगा, F12 F13 F14 डॉट F1n नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, F1 इज इक्वल्स टू K Q1, गॉट इट। तो ऊपर क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन में R12। अभी हमने देखा था ये दो चार्जेस को, तो पता ही है आपको, यहाँ पर R12 को कैप, R12 कैप ही क्या है बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। Q3 R13 का स्क्वायर R13 का कैप। अब फिर Q4 लिखना होगा मेरे को, डॉट 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 नीचे R14 का स्क्वायर R14 का कैप, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक लिखना होगा बेटा, सुनो, Qn, क्योंकि जैसे 2 3 4 अब 5 भी आएगा 6 भी आएगा, ऐसे n नेचुरल नंबर तक आएगा। और नीचे क्या जाएगा बेटा, R1n, मतलब 2 3 4 और 5 6 यहाँ पर n आ जाएगा, गॉट इट। और यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, R1n का कैप। क्लियर है कि नहीं कॉन्सेप्ट? चलो, F1 इज इक्वल टू K Q1। अब आप बताइएगा इसमें, ठीक है, सुनो, यहाँ पर बेटा करते हैं, तो F1 इज इक्वल टू K Q1 समेशन, समेशन का साइन है, I इज इक्वल टू 2 से लेके n लिखूंगा। अभी देखना ध्यान से, यहाँ पर Qi अपॉन में R 1i का स्क्वायर और 1i का कैप। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बेटा i की जगह 2 रखूं, तो 2 रखूं तो यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 1 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर 3 चार्जेस होगा, समेशन बोला है, यहाँ नहीं कि 2 तो रहेगा, अब 3 रखूं, 3 रखने पे R13 ऊपर भी 3 आ जाएगा, नहीं यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। 4 रखूं तो R14 4 4, यानी कि अगर मेरे को वेक्टर सम का अगर निकालना है, फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, तो हमारा डेरिवेशन निकल के आ चुका है। कोई डाउट तो नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आता? चलो ठीक है।